में अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ था। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे भाई आज यहाँ पर इस सेमिनार में प्रेजेंट हुए हैं, इस नियत से कि इंशाअल्लाह अब्दुल समद सर जो है, जिनके पास एक वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज है, इनके नॉलेज में से हम लोग कुछ सीख सके और हमारे काम को और बेटर तरीके से मैनेज करने में हम उस नॉलेज का यूटिलाइजेशन कर सकें, ताकि हम लोग हमारे काम को और बेटर तरीके से चलाएँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे पार्टनर सामिन भाई से, सामिन अबूजी भाई से, कि वो प्लीज़ हमारे आज के गेस्ट स्पीकर अब्दुल समद सर को यहाँ डायस पे एस्कॉर्ट करें। अब्दुल समद सर हमारे आज के चीफ गेस्ट भी है और हमारे आज के गेस्ट स्पीकर भी है, तो अपना कीमती वक्त निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना टाइम दिया है ताकि हम फार्म ओनर्स और पलाई फार्म ओनर्स जो है, इन लोगों को आके कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें सिखाए, हम कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे हम अपने फार्म के अंदर इम्प्लीमेंट करके अपने फार्म को बेटर तरीके से रन कर सकें। अब्दुल समद सर वैसे तो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने साल का इनका वेटेरिनेरियन के रूप में काम रहा है, इन्होंने बहुत अलग अलग लेवल पे काम किया है। इन शॉर्ट अगर इनके बारे में मैं बताऊं तो इन्होंने अपना BVSC का जो कोर्स होता है वो 1974 में 1974 में कंप्लीट किया था, और उसके बाद में इन्होंने अपना MVSC का जो कोर्स है वो 1976 में कंप्लीट किया है, और उस कोर्स के अंदर जो इन्होंने मास्टर्स किया था उसके अंदर इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, और एक ऐसे स्टार, एक ऐसे नॉलेज रखने वाले इंसान, एक ऐसा तजुर्बा रखने वाला वेटेरिनेरियन हम लोगों के लिए अगर वक्त देता है, और अगर हम गोट फार्म ओनर्स को देखो, हम लोग कोई वेट की एजुकेशन नहीं ले रहे, हम लोग वेटेरिनेरियंस नहीं है। सर बेसिकली अपने कॉलेज के अंदर वेट जो लोग बनते हैं, जो वेटेरिनेरियन का कोर्स करते हैं, उनके लिए प्रोफेसर है। फिर भी हम लोगों की रिक्वेस्ट में अशरफ भाई भी हमारे साथ है प्रेजेंट, में उनके बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अशरफ भाई के थ्रू हमने सर को कम्युनिकेट किया। सर अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्म पे 2-3 बार विजिट किए, और जिस तरीके से उन्होंने हमको कुछ चीज़ों को लेके गाइड किया, तो मेरा और सामिन के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ वो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा नॉलेज अगर ये पर्सनली हम 2 लोगों को यहाँ बैठ के दे रहे हैं, तो क्यों ना हम किसी ऐसे प्रोग्राम का अरेंजमेंट करें कि हमारे जो साथी गोट फार्मर्स हैं वो लोग भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। सर से 2 बातें ऐसी सीखे कि इंशाल्लाह वो उनको गोट फार्म को मैनेज करने में, मेडिकल तरीके से गोट फार्म को मैनेज करने में हेल्पफुल रहे। बस आज के ये सेमिनार का सिर्फ एक ही सोल पर्पज़ है कि हम सब भाई एक साथ मिलके अच्छा नॉलेज हासिल करें, और अच्छा सलीके वाला नॉलेज हमारे फार्म पे अगर हम साइंटिफिक तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हमको उसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। हमारे आज के जो चीफ गेस्ट और गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अब्दुल समद सर, ये फॉर्मर डीन है बॉम्बे वेटेरिनरी कॉलेज के। उसके अलावा ये फॉर्मर डीन और डायरेक्टर है MAFSU नागपुर के। इन्होंने हर्ड हेल्थ और वेटेरिनरी मेडिसिन में काफ़ी एक्सपर्टीज हासिल की है, बहुत सारा रिसर्च काम इन्होंने किया है हर्ड हेल्थ में। हर्ड हेल्थ बोले तो जब हम बहुत सारे जानवर एक जगह पे रखते हैं तो वो एक हर्ड बनता है, और इस हर्ड को किस तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि जब कम स्पेस में ज़्यादा एनिमल आते हैं तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो बहुत अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। डिजीज़ का स्प्रेड फास्ट होता है और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम लोग को सर से ही सीखेंगे। तो हर्ड हेल्थ के अंदर इनका रिसर्च बहुत अच्छा है। इन्होंने इंडिया का सबसे पहला वेटेरिनरी न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर स्टार्ट किया था विद सपोर्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी एक एडवाइज़र है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी जो रिसर्च वर्क होता है इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं एक छोटी सी चीज़ के साथ, एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी भाई फार्मर्स, गोट फार्मर्स, भलाई फार्म ओनर्स यहाँ पे आए हैं, इन लोगों को जो भी सीखना है इंशाल्लाह हम डायरेक्ट सर के ही थ्रू सीखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ओशन ऑफ नॉलेज है, एक इल्म का समंदर है। हम लोग कितना इल्म लेकर अपनी कितनी प्यास बुझा सकते हैं, वो इंशाल्लाह आज के सेमिनार के बाद में हम लोग कुछ ना कुछ डेफिनेटली पॉजिटिव ही सीख के जाएंगे। तो सर के हाथ में माइक देने से पहले सर ने अपनी थ्रू आउट द लाइफ में, अपने पूरे लाइफ स्पेन में अब्दुल समद सर ने जो काम किया है, जो रिसर्च का काम किया है, जो लोगों को ट्रेन करने का काम किया है, पर्सनल फार्म पे विजिट करना, नई नई मेडिसिन बनाना ताकि लोगों को ट्रीट करने में आसानी हो, तो इनके जो सालों साल की मेहनत है, उस मेहनत को 4 लाइन में सिर्फ इस तरीके से बोलते हुए मैं माइक उनके हाथ में दूंगा कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, हर दौर में पड़ेगा ज़माना वरक वरक, मैं इनकलाब का वो सबक छोड़ जाऊंगा। सो गेस्ट प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर स्पीकर डॉक्टर अब्दुल समद सर। और सर अपना लेक्चर शुरू करें उससे पहले मैं हमारे फार्म के फाउंडर मेंबर
और हम मेरे पार्टनर सामिन भाई के अब्बा बिलाल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ एक बुके देके सर को यहाँ पे फेलिसिटेट करें। तो बिलाल भाई हमारे सामिन भाई के अब्बा है, हमारे इस फार्म के फाउंडर मेंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिलाल भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सर को फेलिसिटेट करें। और बस इसी छोटे से फेलिसिटेशन प्रोग्राम के साथ मैं सर के हाथ में माइक देके उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना जो भी नॉलेज है हम लोगों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई आपके इंट्रोडक्शन का। मेरा जो वेटरनरी का जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज से शुरू हुई। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि जब 1974 में लाइव स्टॉक की क्या पोजीशन थी, वेटरनरी की क्या पोजीशन थी और आज की जो पोजीशन है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसकी वजह यह है कि इस सेक्टर में जितना डेवलपमेंट और जितना रिसर्च हो रहा है शायद ही किसी दूसरे सेक्टर में है। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर का जो पहले का जो डेवलपमेंट था उसमें सैचुरेशन आ गया है। एक तो ज़मीन जितनी है उतनी ही है और ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो सैचुरेट हो गई है, वो आगे नहीं बढ़ रही। इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट का भी जो फोकस है वो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर पर है। और इस वजह से इसमें नई नई चीज़ें बन रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स इसके अंदर शुरू हो रहे हैं। आपने भी रिसेंटली सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एनिमल एक्टिविटी, एनिमल हस्बेंड्री को एग्रीकल्चर का दर्जा दिया है। यानी जो जो फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर में अवेलेबल है, इनकम टैक्स से लेकर सारी चीज़ों की, वो आहिस्ता आहिस्ता जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को भी मिलेगी। और उसके लिए अभी बीच में एक नोटिफिकेशन भी आया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कि जितने लोग इस एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री के हैं, उनके पास आपने अपने फार्म का और अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। एक बार वो आपका एक बार जब हो जाएगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिलने लगेगी। नंबर 2, पूरी दुनिया में जो आज आप जो देख रहे हैं कि नए नए किस्म की जो बीमारियां हैं, जैसे कोरोना आया, उसके बाद में फिर वो दूसरा स्वाइन फीवर आया, फिर तीसरा इन्फ्लुएंजा आया, ये सारी की सारी जो बीमारियां नई नई जो आ रही हैं, उसको ये सारी बीमारियों का स्टार्टिंग पॉइंट है एनिमल्स। ये सारे के सारी पशुओं से और जानवरों से ये बीमारी आ रही है इंसानों में। और इसलिए हेल्थ मैनेजमेंट या डिजीज़ मैनेजमेंट जो एनिमल्स का है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहा है वर्ल्ड ओवर। सभी की नज़र इस पर है कि अगर एनिमल हेल्थ पर अगर हम लोग नज़र नहीं रखेंगे तो ह्यूमन हेल्थ का जो भी अचीवमेंट है वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक बीमारी ह्यूमन में आती है, उसका इलाज दरियाफ्त होता है, उसके इलाज करते हैं, उसके कंट्रोल में आती है, जब तक फिर दूसरी बीमारी आती है। उसकी वजह यह है कि जो बीमारियां होती है वो ज़्यादातर एक तो मेटाबॉलिक आप छोड़ दिए, जैसे डायबिटीज़ वगैरह कुछ जो लाइफस्टाइल डिसीज़ जिसको बोलते हैं ना, हार्ट की डिसीज़ है या इस टाइप की जो डिसीज़ है लाइफस्टाइल डिसीज़ है कि आप खाने में चर्बी ज़्यादा ले रहे हैं, शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, उस वजह से होती है। लेकिन जो ज़्यादातर बीमारियाँ हैं वो या तो बैक्टीरियल है या वायरल है। ये जरासीम है, छोटे छोटे जरासीम है। बैक्टीरिया ऐसा है जिसको आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन वायरस ऐसा है कि जिसको आप माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लगती है। तो ये दोनों जो जरासीम है, बैक्टीरिया वायरस है, उनकी वजह से अभी ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं और वो बीमारी जम करती है और आती है इंसानों में। और जब इंसानों में जब आएगी, और ये एक उसूल है कि कोई भी एक बीमारी, मान लीजिए कि एक बीमारी है जो स्पेसिफिक है गोट के लिए, वो अगर जम करेगी गाय में तो उसकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी। वो जब गाय से जम करेगी ह्यूमन में तो उसकी सीवियरिटी और बढ़ जाएगी। तो इस वजह से जो डिजीज़ की जो सीवियरिटी है वो बढ़ते जा रही है और नई नई किस्म की जो बीमारियां वो दिख रही है। उसी तरह आप भी देख रहे होंगे कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो 20-25 साल से इस बिज़नेस में लगे हुए हैं। तो 20-25 साल पहले जो
गोट में जो बीमारियां होती थी और आज जो बीमारी हो रही है उसकी टोटल प्रोफाइल ही अलग हो गई है, आपको खुद अंदाज़ा हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो और भी जो चेंजेस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है। तो आप चूँकि एक ग्रुप ऑफ गोट्स या ग्रुप ऑफ एनिमल्स को आप पालते हैं, इसलिए एक आप पे भी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम अपने जो गोट्स है उसको इस तरह से पालें कि हमारा सारा फोकस ये रहे कि हम हेल्थ को मैनेज करें। यानी एक फ़र्क है डिजीज़ मैनेजमेंट में और हेल्थ मैनेजमेंट में। तो अगर आपकी सारी एक्टिविटी ये रहेगी कि मेरे जानवर बीमार ना हो, ज़्यादा दिन मेरे जानवर जब बीमार हो मैं उसका इलाज करूं, तो फोकस आपका सारा के सारा ये होना चाहिए कि बीमारी ना आए, बीमारी ना हो। और इसलिए बीमारी नहीं होने के लिए जो जो चीज़ें करनी चाहिए वो करना ज़रूरी है। वो सब करने के बाद में भी 5% 10% बीमारियां तो आएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आप सारी की सारी बीमारियों को आप कंट्रोल कर लेंगे और कोई जानवर बीमार नहीं होगा, लेकिन जानवर बिल्कुल कम से कम आपके पास में बीमार होने चाहिए, ऐसी आपको पूरे फार्म में व्यवस्था करना चाहिए। अब जो सिस्टम अलग अलग, अब जो एनिमल हस्बेंड्री में अलग अलग प्रोडक्शन सिस्टम है कि अब जैसे हम स्मॉल होल्ड सिस्टम है कि अपना एक काश्तकार है, उसके पास 2 गाय है, उसने बाहर अपना खूंटी पे दिया, उसको बांध दिया, है ना, वो एक प्रोडक्शन सिस्टम हो गया। वो दूध निकाल रहा है, दूध बेच रहा है, पैसे उसको मिल रहे हैं। दूसरा ऐसा है कि उसने 5-10 पशु अपने पाल रखे हैं, वो दूध निकाल रहा है, छोटी सी झोपड़ी बांध के रखा है, उसके अंदर रखता है। ये एक सेमी इंडस्ट्रियल सिस्टम है। तीसरा ये है कि पूरा कंप्यूटराइज फार्म है, कंप्यूटर पे चल रहा है हर चीज़ थोड़ी। तो इस तरह से अलग अलग प्रोडक्शन सिस्टम है। लेकिन जब आपका जब सिस्टम हम लोग जब एनालाइज करते हैं तो ये सिस्टम मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं और है। शुरू में जब मुझे बताया गया कि ये पलाई का जो सिस्टम है, ये पलाई का जो सिस्टम है, तो मुझे समझने में भी थोड़ी सी देर लगी कि ये एग्जैक्टली सिस्टम क्या है, क्योंकि इस सिस्टम में चैलेंजेस जो है वो बहुत अलग है। आम काश्तकार का जो चैलेंज एनिमल्स को मैनेज करने में जो लगता है, उससे बहुत अलग आपके चैलेंजेस है। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि आपके पास जो भी आपका क्लाइंट है वो आके आपको गोट दे रहा है, बोल रहा है कि इसको पालो और इसका वजन बढ़ाओ, राइट? यही है ना, जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है इसीलिए आ रहा है कि ये लीजिए आप और इसको आप खिलाइए पिलाइए और इसको अच्छा मोटा ताज़ा बनाइए और हम इसको 7 महीने 8 महीने 6 महीने जो भी आपका उसके साथ में जो करारनामा होगा उस हिसाब से वो आपके पास से ले जाएगा। अब जिस टाइम पर वो आपको लाकर दे रहा है तो वो तो 6 महीने के ऊपर का ही होता है, राइट? 6 महीने के नीचे के आपके पास बकरे बहुत कम आते होंगे, अगर आते भी होंगे तो पालने के लिए 6 महीने के ऊपर के आते हैं। अब अगर इनका आप ग्रोथ पीरियड देखते हैं, गोट का अगर ग्रोथ का अगर आप ग्राफ अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है वो होती है बच्चे में, किड्स में, क्योंकि उस टाइम पर ग्रोथ हार्मोन बनने लगते हैं और वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से प्रोटीन का जो यूटिलाइजेशन है, बाकी के जो आप जो कुछ भी खिला रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो जो फीड कन्वर्शन रेशो जिसको बोलते हैं कि मैंने अगर 1 किलो अगर मैंने उसको कुछ खिलाया तो उसमें से कितना उसका वज़न बढ़ा, इसको बोलते हैं फीड कन्वर्शन रेशो, कि आप जो खिला रहे हैं वो कितना उसके बदन को लग रहा है और वो कितना उसका उस वजह से वज़न बढ़ रहा है। अब आप ये देखेंगे कि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ का एक फेज रहता है ना। जैसे 18 साल का आदमी हो गया या 20 साल का हो गया तो उसकी ग्रोथ हो गई मैक्सिमम। अब उसके बाद में आप उसको चाहे बिरयानी खिलाओ चाहे आप कुछ भी खिलाओ, है ना, उसकी जो ग्रोथ है एटलीस्ट वर्टिकल जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रोथ होगी वो उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वो मोटापा आएगा, ये इस टाइप की होगी। तो इसी तरह से गोट में भी जो मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है ना, टॉल, और जब तक टॉलनेस नहीं आएगा, जब तक वर्टिकल ग्रोथ नहीं होगी, जब तक उसका वजन खातिर का नहीं बढ़ेगा। इसलिए कि फ्रेम जब बनेगा गोट का तो फ्रेम ऊंचा जाना चाहिए और फिर हॉरिजॉन्टल जाना चाहिए। अगर वो ऊंचा नहीं जा रहा है और सिर्फ हॉरिजॉन्टल जा रहा है, डॉर्फनेस रहा है, तो उसकी किसी भी तरह से वेट नहीं बढ़ेगी। तो आपके पास जो पहला जो चैलेंज है वो ये है कि आपके पास जो गोट आ रहे हैं ऑलरेडी उसका फ्रेम जो है तो सैचुरेशन को पहुंच गया है। अब आपको उसको जो है तो फीड कन्वर्शन रेशो हालांकि कम है, उसको आपको खिला के उसको मोटा करना है। ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो आपके पास आ रहा है वो ये है कि आपके पास जो आने वाले जो जानवर है वो अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हैं।
है नहीं? एक आ रहा है आपको, एक देकर गया, दूसरा आया, दो देकर गया, इस तरह से आपका जो फ्लॉक है वो बिल्डअप हो रहा है। अब ये जब अलग अलग सोर्सेज से जब आपके पास जब ये पशु आएंगे, जानवर जब आएंगे, तो अलग अलग टाइप के जरासीम भी लेके आएंगे, अलग अलग टाइप के डिसीज भी लेके आएंगे, और वो आने के बाद में आपका जो फार्म है वो मिक्सचर ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया का और वायरसेस का, उसका एक मजमा जिसको बोलेंगे वो हो जाएगा। तीसरा जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हर आने वाला जो जानवर, उसकी कोई हिस्ट्री आपके पास नहीं है। पीपीआर का वैक्सीनेशन दिया था क्या, एफएमडी का वैक्सीनेशन दिया था क्या, डिवर्मिंग किया था क्या, इंट्रोटॉक्सीमिया का वैक्सीनेशन, कोई किसी को कुछ पता नहीं, कुछ नहीं किया हुआ, अब आपके पास लाकर छोड़ रहे हैं। अब उस स्टेज पे आपको उसको एक तो इम्यूनाइज करना है ताकि उसको बीमारी नहीं हो, और उसके बाद में वो बीमारी को दूसरे जो पशु है उनमें फैलने के लिए भी आपको उसकी रोकथाम करना है। तो ये एक आपके लिए तीसरा चैलेंज है। और चौथा चैलेंज ये है कि उसने एक एक्स अमाउंट आपके लिए फिक्स किया है, उस एक्स अमाउंट में आपको उसको खिलाना पिलाना है ताकि उसमें से कुछ मार्जिन आपको भी मिले। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस को जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों का प्रोडक्शन सिस्टम है, और उसको मुझे समझने में ही काफ़ी देर लगी, और उसके क्या क्या इश्यूज है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, उसको समझने में देर लगी। लेकिन ऐसे लगता है कि हम लोग एक स्टेज पर है कि जहाँ पर हमको अच्छी तरह से समझ में आया है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस प्रोडक्शन सिस्टम को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए और प्रैक्टिकल बनाने के लिए आप लोगों में क्या क्या करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं कि जब आपके पास, जब हम शुरू करते हैं, आपके पास जब कोई भी जानवर आ रहा है तो उसमें से दो टाइप के जानवर होते हैं। एक तो उमन, मैंने ये देखा है कि जैसे बकरी ईद होती है, ईद उल अज़हा जब होती है, तो बहुत सारे लोग जाकर जो मार्केट है, मार्केट में से बकरे ख़रीद कर लाते हैं और वो लाकर आपके पास रखने के लिए देते हैं। स्पेशली ये इस एरिया में इसलिए कि लोगों के घर छोटे हैं, अपने घर में रख नहीं सकते, खेत नहीं है, इसलिए खिला पिला नहीं सकते, इसलिए वो जिम्मेदारी आपके पास उन्होंने एज ए पेरेंट आपको दे दी गई है, तो आपका बच्चा है, आप इसको अभी पालो। अब ये जो मार्केट्स में जो ईद उल अज़हा के टाइम पर जो जानवर जो आते हैं वो बड़े दूर दूर से आते हैं, ट्रांसपोर्ट करके आते हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, उसके बाद में यूपी से आ रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अगर किसी एनिमल को किसी चीज़ का अगर होता है तो वह है ट्रांसपोर्ट का स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है। और उमन होता यह है कि जो ट्रांसपोर्ट करने वाला है उसको ये पता नहीं है, उसको ये वो समझता है कि ये जानवर है, इसको कुछ नहीं होता, तो उसके टांग पकड़ के उठाएगा, अंदर डालेगा, गर्दन पकड़ के डालेगा, ट्रक में डालेगा, है ना। तो उसको ये नहीं मालूम कि इसकी भी जान है और इसको भी स्ट्रेस आएगा, इसको भी इसका प्रॉब्लम होगा, ये उसको पता नहीं है। दूसरा ये कि ट्रक में जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आपने भर दिया है, रास्ते में पिला रहे खिला रहे, उसका कोई पता नहीं है, और लाने के बाद में यहाँ मार्केट पर है, तो एक बड़ा स्ट्रेस जानवर पर रहता है उस टाइम पे। अब वो स्ट्रेस के अंदर फिर वो जो जानवर है उसको वो खरीद के आपके पास ला कर दे रहा है। अब जहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होकर आता है, जो ओरिजिनल उसका मालिक था, वहाँ का खान पान का क्या तरीका था पता नहीं है। अब आपके पास जब आ रहा है तो वो नया ओनर है और नया फीड वगैरह है, और जानवर जो है तो इनका इंटेलिजेंस लेवल लगभग हमारे जैसा है, ये समझते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, इनको हर चीज़ की समझ रहती है, और इनकी जो मेमोरी है वो मेमोरी बहुत अच्छी रहती है इनकी मेमोरी। जिस तरह से हम लोग ब्रेन में किसी चीज़ का मैप बनाते हैं, किसी चीज़ को याद रखते हैं, उसी तरह से ये भी याद रखते हैं, और ये हमसे ज़्यादा याद रखते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इस बारे में। मैं एक मराठवाड़ा के एक गांव में गया था, अच्छा बड़ा गांव था, तालुका प्लेस था। वहाँ जाने के बाद में वो काश्तकार के, उसने फिर घर पर बुलाया कि सर आइए चाय पीजिए, तो वो बैठ के चाय वगैरह पिए। उसने फिर हमको बताया कि एक बैल बताया उसने मुझे कि सर ये बैल है मेरा, और वो बड़ा लॉयल है, बड़ा अच्छा है, बड़ा समझदार है। अब वो मुझे सुना है कि ये लॉयल है किस तरह से। उसने कहा कि गुजरात से, सूरत के पास से उसका कोई दोस्त उसके घर आया था, मेहमान। उसने देखने के बाद में उसको ये बैल पसंद आया, और उसने बोला कि यार ये बैल बहुत अच्छा है। तो ये अपना दोस्त ने बोला कि अच्छा पसंद आया तो ले जाओ, मेरे पास तो और जानवर है, तुम इसको ले जा सकते। तो उसने उनको एक गिफ्ट में एक बैल दिया,
और वो बैल के लिए एक जो छोटा सा मेटाडोर टाइप रहता है ट्रक, उसके अंदर उसको डाला और ले जाकर उसने गुजरात के अंदर उसका जो दोस्त था उसके घर पे पहुंचा दिया। अब 1.5 महीने के बाद में वो उठ रहा है घर पर और दरवाज़ा खोला है तो पता चल रहा है कि उसका बैल बाहर खड़ा है, दरवाजे के बाहर खड़ा है। तो उसने फिर फ़ोन करके पूछा कि अरे ये तो यहाँ है, तो उसने हम लोग खुद परेशान है, ढूंढ रहे कि ये कहाँ निकल गया और कहाँ गया। तो आप ये सोचिए कि वो मेटाडोर से वो गया है वहाँ गुजरात, एक मराठवाड़ा के गांव से, उसको सड़क याद है, उसको रास्ता याद है, वो सारी की सारी चीज़ें रिकलेक्ट कर कर वो जो फार्मर है उसके पास फिर से वापस पहुँचा है। और ये जो है ये सिर्फ एक जगह नहीं है, कई जगह के किस्से मैंने सुना हूँ। जैसे नाइजीरिया के अंदर जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर जो फार्मर से वो किस्सा सुनाते थे कि उनकी अगर चोरी अगर हो जाए, बैल वगैरह की अगर चोरी हो जाए, गाय की अगर चोरी हो जाए, तो एक ख़ास किस्म का जब आवाज़ जाकर जब बाहर निकालते हैं तो वो आवाज़ को समझ के वो बैल और गाय बराबर छूटकर इसके घर पर आएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि इनको इंटेलिजेंस है, इनका जो है तो ब्रेन है, वो ब्रेन के अंदर जैसे हम लोग की मेमोरी होती है वैसी उनकी भी मेमोरी होती है। और उनकी भी जो होती है लॉयल्टी, जान पहचान होती है। आप देखो कि आपके पास के जो 1-2 बकरे होंगे जो आपके नज़दीक के होंगे, आप जब जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे तो एक खास किस्म की आवाज़ निकाल कर हल्ला डुलना शुरू करते हैं, आपकी आवाज़ से आपको पहचानते हैं, आपके कदम से पहचानते कि आप आए हैं। तो जो पशु है उनकी वेलफेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर वो नहीं लेते हैं तो ये स्ट्रेस में जाते हैं और स्ट्रेस की वजह से उनको बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम इनको आता है वो ट्रांसपोर्ट के स्ट्रेस का। अब आने के बाद में फीडिंग वगैरह एकदम चेंज हो गई, वहाँ जो फीड लेते थे यहाँ जो फीड लेते थे वो टोटली अलग हो गई। अब एक चीज़ और आप ये जहन में रखिए कि हमारे खान पान में और जो गाय, बकरी, शीप, भेड़ इस टाइप के जो जानवर है जिसको हम लोग रूमिनेंट कहते हैं, है ना। रूमिनेंट का मतलब ये है कि जैसे हमको एक पेट होता है, एक स्टमक होता है, इनको 4 पेट होते हैं, 4 स्टमक होते हैं। एक ही जो पेट है उसके 4 अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं रूमेन, बड़ा, सबसे बड़ा जो फैट है। उसके बाद में जो रेटिकुलम, मेसोपोटामियम, तो बोलने का मतलब ये कि इनके 4 पेट है। और इनके जो 4 पेट है, इनका जो डाइजेशन का तरीका है वो तरीका हम इंसानों के तरीके से बिल्कुल उल्टा है। इनका जो ये जो डाइजेशन इनका जो होता है वो डाइजेशन होता है बैक्टीरिया की वजह से। इनका जो पहला जो पेट है जिसको हम रूमेन बोलते हैं उसमें बिलियंस ऑफ जरासीम है, और वो जो जरासीम है वो जरासीम नहीं है जो बीमारियां फैलाते हैं। ये अलग टाइप के जरासीम है जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो करते हैं, क्योंकि जो पूरा के पूरा जो पहला पेट है उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसमें टोटल एनारोबिक इन्वायरमेंट रहता है। और उस एनारोबिक इन्वायरमेंट में वो अटैक करते हैं, आप जो भी उसको खिलाते हैं, और अटैक करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। वो डाइजेस्ट करने के बाद में वो जो डाइजेस्टेड जो आप खिला रहे हो वो बैक्टीरिया की ग़िज़ा बनती है, बैक्टीरिया की ग़िज़ा बनती है, और वो उसको कैप्चर करके अगर 10 बैक्टीरिया है तो उसके 1000 बैक्टीरिया होते हैं, और वो 1000 बैक्टीरिया हर 2 घंटे में जो उसकी आंत है जानवर की वहाँ जाएंगे और वो बैक्टीरिया का डाइजेशन होता है। तो आप ये एक अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि आप जो भी इन पशुओं को खिला रहे हैं वो डायरेक्टली जैसे हम में होता है वैसा उनमें नहीं होता। वहाँ पर का जो डाइजेशन का तरीका वो बिल्कुल अलग है। अब वो जो जरासीम जो पहले पेट में होते हैं वो एक ख़ास किस्म के होते हैं। जैसे अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खिला रहे हैं, आप फ्रूट फाइबर ज़्यादा खिला रहे हैं, शक्कर की चीज़ें ज़्यादा खिला रहे हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ख़ास किस्म की जरासीम लगते हैं, तो उनकी तादाद बढ़ जाती है। अब आप उनको अगर ज़्यादा प्रोटीन का अगर डाइट खिला रहे हैं तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक अलग टाइप के जरासीम लगते हैं, तो ये जरासीम कम होना शुरू होते हैं, और जो नए जो प्रोटीन वाले उनको ज़्यादा फिर बढ़त मिलती है। तो इनको अगर आप अलग अलग टाइप के अगर फीड अगर खिलाएंगे तो इनको डाइजेस्टिव अपसेट होता है। जैसा हम लोगों में होता है कि हमारी जो ज़बान है बड़ी चटकारी है, सवेरे जो चीज़ खाए दोपहर में नहीं खाएंगे, दोपहर में जो खाए शाम में नहीं खाएंगे, हमको अलग अलग टाइप की ग़िज़ा लगती है। लेकिन ये जो जानवर है इनको अगर आप एक ही टाइप की ग़िज़ा साल भर अगर आप खिलाएंगे तो उनकी सेहत उतनी अच्छी रहेगी। उसका रीज़न ये है कि उनका जो पहला जो पेट है वो उसके जो जरासीम हैं वो इस आप जो आज उनको जो फीड खिला रहे हो
वो फीड खिलाने के लिए जो जो जरासीम की ज़रूरत है वो जरासीम ऑलरेडी वहाँ पर है। और जब भी आप अलग अलग टाइप के ग़िज़ा उनको अलग अलग टाइम पे खिलाएंगे तो इनको प्रॉब्लम होता है। यही वजह है कि आजकल ये बताते हैं कि जब इनको आपको जब भी खिलाना हो तो इनको TMR खिलाना है, यानी टोटल मिक्स रेशन। अब जनरली ये देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं कि सवेरे उठने के बाद में उसको थोड़ा सा घास खिला दिए। अब घास खिलाने के बाद में जो घास या पत्ती, हरी पत्ती जो भी आप खिला रहे हो, उसको जो डाइजेस्ट करना है उसके लिए जो जरासीम लगने वाले हैं वो अलग टाइप के हैं। तब जैसे आपने उसको हरी पत्ती खिलाई वो जरासीम बढ़ गए। अब दोपहर में 4 घंटे के बाद में आप उसको जो है तो कॉन्सेंट्रेट खिला रहे हो। अब कॉन्सेंट्रेट में ज्वारी डाल रहे हो, गेहूँ डाल रहे हो, मक्का डाल रहे हो। अब ये जो स्टार्च की जो फीड है इसको डाइजेस्ट करने वाले जरासीम अलग है। अब पेट के अंदर जब ये जाते हैं तो पेट में कहते हैं अरे ये तो अभी नया फीड आ गया, अभी नया जरासीम होना चाहिए। तो इस टाइप का जब आप ड्रास्टिक जल्दी आप फीड में जब चेंजेस करेंगे तो इनका पेट में अपसेट होता है, फिर एसिडोसिस से अल्कोलोसिस होना इनका शुरू होता है, डाइजेशन बराबर नहीं होता है। तो बात हमारी शुरू हुई थी कि वो फार्मर के पास क्या खा रहा था पता नहीं, हमने हमारे पास लेकर आए और हमने नई ग़िज़ा इसको खिलाना शुरू किए। और वो नई ग़िज़ा इसको डाइजेस्ट करने में उसको टाइम लगेगा, जो सिस्टम है वो अडॉप्ट करने में इसको टाइम लगेगा। इसके लिए इसको फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एक तो ट्रांसपोर्ट का स्ट्रेस, दूसरा आप जो खिला रहे वो खा नहीं पा रहा है, जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी मिल नहीं रही है। इसलिए कभी भी आपके पास जब नए जानवर आते हैं तो उनमें बीमारी का प्रमाण आपके पास ज़्यादा रहता है, इसलिए कि आपकी जगह पर सेटल होने के लिए उसको टाइम लगने वाला है। तो एक तो चीज़ ये करनी चाहिए कि अगर आपके पास में पिलाई के जो आपके पास में जो जानवर आ रहे हैं, अगर पता है कि वो अपने किसान के पास में उसको क्या खिलाते थे। अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जब समझिए राजस्थान से जब अगर कोई पशु को लेकर आ रहे हैं तो साथ में उसका एक 8 या 10 दिन की जो ग़िज़ा है वो भी साथ लेकर आते हैं, ताकि आप ये पहले शुरू करें बाद में आहिस्ता आहिस्ता नई फीड खिलाएं। इनमें फीड में जो भी चेंज करना है आपको स्लोली करना है। अगर आप अब्रप्टली करेंगे कि आज कुछ खिला रहे थे और कल कुछ खिला रहे इसलिए कि मेरे पास मिल नहीं रहा है, तो इनको डाइजेशन का प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए आपको फीड का जो पूरा शेड्यूल है, आपके पास जो इन्वेंट्री है, उसको प्रॉपरली इस तरह से मैनेज करना है कि आपको जब नया फीड अगर डालना है तो आपके पास कम से कम 15 दिन की आपके पास ग़िज़ा हो, और आप 15 दिन आहिस्ता आहिस्ता पहले ये 75%, नया 25%, फिर पहले वाला 50%, फिर नया वाला 50%, ऐसा आहिस्ता आहिस्ता स्विच ओवर करना चाहिए। तो अगर हो सके तो जब भी नया पशु जब आता है आपके पास, जानवर जब आता है, अगर हो सके तो उसकी पहले ही अगर ग़िज़ा आपको पता हो तो उसको पहले आप खिलाओ और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास का जो सिस्टम है उस सिस्टम में उसको दाखिल करो। अब नया जब जानवर आता है तो पहली चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि क्वारंटाइन करना चाहिए। क्वारंटाइन का मतलब ये है कि जैसे आपने कोविड में देखा था कि किसी को बीमारी हुई तो सरकार क्या करती थी कि आप आओ क्वारंटाइन में, आपको एक जगह रख देंगे या आप घर में अपने कमरे में बंद हो जाओ, किसी दूसरे से मिलेंगे नहीं। तो इस तरह से आपको एक क्वारंटाइन का सिस्टम आपको अपने पास डेवलप करना पड़ेगा। और अगर आप प्रॉपर क्वारंटाइन अगर कर रहे हो, आपका क्वारंटाइन सिस्टम अगर है, तो मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि आपके जो प्रॉब्लम है 75% प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, और जो इससे जो बीमारी दूसरे जो पशुओं को लगने वाली है वो कम हो जाएगी। अब क्वारंटाइन का जो पीरियड है कितना होना चाहिए? 14 से 21 दिन। ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ से आने वाले जो जानवर हैं उनको 14 दिन आपको क्वारंटाइन में रखना है, और कहाँ से जो जानवर आने वाले हैं उनको 21 दिन रखना है। अब क्वारंटाइन में आपको क्या क्या करना है? क्वारंटाइन में आने के बाद में आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि इनकी डिवर्मिंग करनी है। इनके लिए जो वर्म की जो मेडिसिन है वो वर्म की मेडिसिन देनी है। अब आप जब वर्म की मेडिसिन देते हैं तो कम से कम 3 दिन तक दीजिए आप। वर्म की जो मेडिसिन है या तो मेबेंडाजोल है ना, या फेनबेंडाजोल है, या अल्बेंडाजोल है, ये कम से कम आप 3 दिन देनी चाहिए। और 14 दिन के बाद में जब आप क्वारंटाइन का पीरियड आपका ख़त्म होने आ रहा है, आप उसको फिर से अपने जो नॉर्मल फ्रॉक में ले जा रहे हैं उस वक्त में फिर से एक बार डिवर्मिंग करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे जो फेनबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल टाइप के जो डिवर्मिंग के जो मेडिसिन है वो जो मैच्योर जो बड़े वर्म हैं उन पर काम करते हैं, लेकिन अगर अंदर अंडे हो और छोटे छोटे लार्वी अगर हो
जो बढ़ने वाले आगे चल के पूरे वर्म पर, तो उन पर उनका काम नहीं होता है। और यूजुअली 14 दिन लगते हैं उनको वर्म यानी लार्वे से लेकर उनको अडल्ट वर्म बनने के लिए 14 से 21 दिन दरकार होते हैं। इसलिए आपको एक बार 14 दिन से 21 दिन तक आपको रिपीट करना है। तो पहला काम जो आपको क्वारंटाइन में करना है वो ये है कि आने के बाद में आपको उसको डिवर्मिंग करनी है, और डिवर्मिंग करने में आपको जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसको आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़्यादा तो अच्छा ये है कि आपके पास जो हर आने वाला जो गोट है उसका आप जो फिकल सैंपल जिसको बोलते हैं कि जो मैंगनी है उसको अगर आप टेस्ट करवा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कि आमतौर पर जो डिवर्मिंग के जो मेडिसिन मिलते हैं वो राउंड वर्म के लिए रहते हैं, जो लंबे वर्म जो रहते हैं उनके लिए रहते हैं ना, एस्कैरिस है, फंगालिस है ना, इस टाइप के वर्म उसके लिए रहते हैं। लेकिन देखा ये क्या है कि बहुत सारे जो गोट है उनमें लीवर फ्लूक भी काफ़ी होता है, और लीवर फ्लूक का जो बीमारी है उसके जो मेडिसिन है वो टोटली अलग है। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि आपने एक टाइप का मेडिसिन दिया, वर्म तो वो नहीं थे, वर्म तो कोई दूसरे थे, और वो वर्म का इलाज नहीं हुआ और किसी दूसरे वर्म का आपने मेडिसिन दे दिया। तो ये बड़ा सिंपल टेस्ट है। और माशाल्लाह अभी डॉक्टर शाकिर बता रहे थे कि लेबॉर्ट्री का भी एक बंदोबस्त अभी करने वाले हैं, तो वहाँ पर ये सारी की सारी टेस्टिंग इंशाल्लाह हो जाएगी। और कुछ ऐसे भी अरेंजमेंट कर रहे हैं कि फार्म से आपके सैंपल्स वगैरह भी लेकर जाएंगे लेबॉर्ट्री के, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो अगर आप रैंडमली भी अगर आप जो जानवर आते हैं उसकी अगर आप 2 या 4 भी अगर आप मैंगनी अगर देंगे उसको, और वो अगर वहाँ से मालूम होगा कि किस टाइप का वर्म है, किस टाइप का वर्म का इन्फेस्टेशन और कितना है। ये भी ध्यान रखिए कि जो वर्म की जो इम्यूनिटी जो जानवरों में जो होती है उसके लिए आपको टोटल वर्म को स्टरलाइज भी नहीं करना है। ऐसा ना हो कि सारे के सारे वर्म इंटेस्टाइन के मर जाएं। जब सारे वर्म इंटेस्टाइन के जब मर जाते हैं तो नए वर्म के इन्फेस्टेशन के लिए ये ज़्यादा सस्टेबल होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो वर्म की जो इम्यूनिटी होती है वो प्री इम्यूनिटी होती है कि कुछ प्रकार का या कुछ कॉन्सेंट्रेशन के वर्म पेट में रह जाएं। तो उसलिए उमूमन जो लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट करते हैं उसके अंदर वो कितना वर्म लोड है ये बताते हैं आपको। और वर्म लोड में समझिए कि अगर 1 या 2 आप अगर दिखते अंडे दिखते हैं उसके वर्म के, तब हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल है, इसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 5 या 10 अंडे एक फील्ड के अंदर अगर माइक्रोस्कोप में दिखते हैं तो हम फिर बता दें कि इसको डिवर्मिंग करनी चाहिए। और वो किस टाइप के अंडे हैं उसको देखकर फिर डिसाइड होता है कि किस टाइप का वर्म का इन्फेस्टेशन है और फिर कौन से टाइप की मेडिसिन देनी है, ये फिर डिसाइड होता है। तो बजाय इसके कि अंधेरे में तीर मारे, क्योंकि उसको भी तो पैसा लगता है ना, 40 रुपये तो वर्म मेडिकेशन को भी तो लगते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि आप वर्म उसका जो तो फीकल सैंपल का आप एग्जामिनेशन कर लें तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्म है। उसी तरह से नॉर्मली आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए। हम लोग बताते हैं कि जो लेबॉर्ट्रीज जो होते हैं, जो वेटरनरी की जो लेबॉर्ट्रीज जो वर्ल्ड में है ना, जैसे यूएस में, कनाडा में वगैरह, यूरोप में जाकर देखेंगे तो उनका ज़्यादा काम रहता है हेल्थ इन्वेस्टिगेशन, नॉट डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन, है ना। हमारे पास जब बीमार होते हैं तो ही हम सैंपल भेजते हैं कि आप इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ। वहाँ पर वैसे सिस्टम, वहाँ पर शेड्यूल होता है कि हर 3 महीने में रैंडमली आपके पास अगर 100 अगर एनिमल है तो उनमें से 5 एनिमल की जो है तो ब्लड सैंपल, 5 एनिमल का रैंडमली फीकल सैंपल ये लेबॉर्ट्री में जाएगा, लेबॉर्ट्री में एग्जामिनेशन करेंगे और वो पहले से पहचानना शुरू करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाला। देखो प्रॉब्लम आने के बाद में जो डैमेज होना है वो डैमेज हो जाता है। अब उसके बाद में आप जब ट्रीटमेंट करते हो तो आप वो डैमेज जो हो गया उसको तो रिकवर नहीं करते हो, लेकिन जो फर्दर जो डैमेज होने वाला है उसकी रोकथाम करते हो। तो इसलिए आपके पास जब ज़्यादा पशु है तो आपके पास एक हेल्थ मैनेजमेंट का शेड्यूल होना चाहिए कि हर 3 महीने में या जब भी मौसम चेंज होता है उस वक्त आप 5 से 10 जानवरों का रैंडमली बिल्कुल आंख बंद करके इसमें से 2 लिया, उसमें से 1 लिया, उसमें 2 लिया, आपने सैंपल भेज दिया, वहाँ पर से जो भी रिजल्ट आएगा आपको पता चलेगा कि आपके फार्म पर कौन से वर्म का प्रॉब्लम है और आपको कौन से वर्म के मेडिकेशन आपको करनी है। डिवर्मिंग होगी क्वारंटाइन में आने के बाद में। अब उसके बाद में आपको एक 7 दिन के बाद में आपको वैक्सीनेशन करनी है। तो उस 7 जो आपने डिवर्मिंग किया और उसके बाद का जो पहला वैक्सीनेशन आप कर रहे हैं
वो पहला वैक्सीनेशन 7 दिन के बाद मैं इसलिए करने के लिए बता रहा हूँ कि जब अगर किसी गोट को अगर वर्म का इन्फेक्शन ज़्यादा हो और आप वैक्सीनेशन अगर करते हैं तो उसकी इम्यूनिटी खातिर का डेवलप नहीं होती, इसलिए पहले डिवर्मिंग और उसके 7 दिन के बाद में वैक्सीनेशन का शेड्यूल शुरू करना चाहिए। तो इन जो बीच के जो 7 दिन है, ये 7 दिन में आप ये मानकर चलिए कि ये कुछ ना कुछ वहाँ से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन इसने लेकर आया होगा। इसलिए आप एक स्ट्रैटेजिक आप इसको 3 दिन से 5 दिन का आप इसको एंटीबायोटिक का और एंटीवायरल का ट्रीटमेंट करेंगे। अब ये जो एंटीबायोटिक आप जो चुनेंगे वो ऐसा एंटीबायोटिक चुनेंगे आपके जो उमूमन आप आगे चलकर नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो एक जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक है आपको डिसाइड करना है कि ये एंटीबायोटिक मैं सिर्फ अपने क्वारंटाइन जो करने वाले जो जानवर है उन्हीं में इस्तेमाल करूँगा, और मैं नॉर्मल जब भी बीमारी होगी तो उसमें ये एंटीबायोटिक जहाँ तक हो सके अवॉइड करूँगा। और जो क्वारंटाइन में आपको जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है वो ऐसा एंटीबायोटिक होना चाहिए कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, रिकेशियल, ये सारे के सारे जो इन्फेक्शन है इसको कवर कर सकें। और उस हिसाब से मेरा सबसे जो पसंदीदा जो एंटीबायोटिक है जो मैं लोगों को बताता हूँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है टेरामाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। ये पहला, वो या नहीं तो फिर पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन जो पहले डाइक्यूसिसिन नाम से जो अवेलेबल था, या स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन नाम से जो इंजेक्शन 0.5 ग्राम का अवेलेबल है, आप उसको दे सकते हैं। कभी भी आप बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम में जो 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन वगैरह आप शुरू से इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर उसकी अगर रेजिस्टेंस अगर डेवलप हो जाए तो आगे चल के आपको परेशानी होगी। तो सिंपल जो ओल्ड स्टाइल के जो एंटीबायोटिक है जो नॉर्मली आजकल डॉक्टर के पेन पे नहीं चढ़े हुए हैं, आप देखेंगे कि बड़ा मेरे जैसे जो बहुत पुराना जो कोई कोई वेट होगा जो डाइक्यूसिसिन का इंजेक्शन लिखकर प्रिस्क्रिप्शन देकर देगा। आजकल सब 3rd जनरेशन के ऊपर जाते हैं। तो आपको क्वारंटाइन में इस टाइप का एंटीबायोटिक आपको इस्तेमाल करना है कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी हो, जो नॉर्मली भी इस्तेमाल में नहीं आता हो, लेकिन जो कवर करे बहुत सारी चीज़ों को। तो आप ऐसा ऑल्टरनेट डाइक्यूसिसिन यानी पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जैसे टेरामाइसिन वगैरह आपको अगर इस्तेमाल करना है तो इसमें आप ध्यान रखिए कि 2 टाइप के ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बाजार में अवेलेबल है। एक ऐसा है कि जिसको आप इंट्रावीनस दे सकते हैं, उसमें कोई एनेस्थेटिक ज़ाइलोकिन वगैरह नहीं रहता है। और दूसरा जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो बाज़ार में मिलता है उसमें ये ज़ाइलोकिन वगैरह टाइप के जो एनेस्थेटिक है वो नहीं रहते, तो आपको इंट्रावीनस भी आपको उसको दे सकते हैं। गोट में उमूमन टेरामाइसिन का इंजेक्शन बड़ा इरिटेंट होता है ना, झटके लगेगी पैर को उसको आएगा अगर आप बराबर नहीं देंगे। तो उसके लिए मैं जो है तो ज़्यादा प्रीफर ये करता हूँ कि आप पहला डोज टेरामाइसिन का आप इंट्रावेनस दे दो, एक डेक्सट्रोज 5% में 20-25 ml में मिला के आप एक 2 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करके आप IV दे दो। और उसके बाद में सेकेंड डे टेरामाइसिन एले डिवाइड करके 2 जगह दे दो आप। तो आपके ये 1+3 72 आवर्स, तो आपके 4 दिन इसके अंदर हो जाएंगे। अगर आपको टेरामाइसिन नहीं देना है तो जैसे मैंने बताया पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन आप दे सकते हैं। पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन जब देंगे तो आप उसको सवेरे भी देंगे, शाम भी देंगे, दूसरे दिन भी देंगे, तीसरे दिन भी देंगे। ये 3 दिन अगर देंगे आप तो उसके जो रेसिडुअल जो इन्फेक्शन उसने बाहर से जो लेकर आया है वो उसका जो तो प्रॉब्लम कम हो जाएगा। अब ये तो हो गया बैक्टीरिया की बात। अब दूसरा जो सबसे बड़ा जो इशू गोट में हम लोग जो देख रहे हैं वो है वायरल इन्फेक्शंस। और वायरल इन्फेक्शन जो है तो वायरल इन्फेक्शंस के लिए जो एंटीबायोटिक वो काम में नहीं आते, इसलिए कि वायरसेस एक अलग टाइप के जरासीम है। और हम लोगों ने चूंकि पिछले 20-25 साल में ऐसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक यूज़ किए हैं कि अभी बैक्टीरियल डिसीज उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रही है। और बैक्टीरियल डिसीजेस को हमको ट्रीट करने के लिए अच्छे ड्रग्स बाज़ार में अवेलेबल है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रहा है वो वायरस के प्रॉब्लम आ रहे हैं।
और एंटीवायरल ड्रग जो है तो बाजार में अभी तक वेटरनरी के लिए अवेलेबल नहीं था। इवन ह्यूमन में भी बहुत कम एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल है जो ह्यूमन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। स्पेशली हर्पिस वगैरह के इन्फेक्शन में डॉक्टर जो है तो एंटीवायरल ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पशुओं में उसका जो है तो इस्तेमाल बहुत कम है। ये पिछले 3 साल से जो 2021-22 में जो लंपी स्किन डिसीज का जो आउटब्रेक आया था, उसके बाद से हम लोगों ने बहुत सारे जो एंटीवायरल ड्रग है वो एंटीवायरल ड्रग को हम लोगों ने ट्रायल्स में डाला कि क्या पशुओं में हम एंटीवायरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिथिलिन ब्लू नाम का एक ड्रग है जो 2019 का जो कोविड का जो आउटब्रेक हुआ था, जो बीमारी आई थी कोविड की, उस टाइम पर ये मिथिलिन ब्लू तकरीबन 1870 में पहली बार मैंने यूके में इसको सिंथेसाइज किया था, और वहाँ ये मलेरिया है, ये इस टाइप के जो बीमारियाँ थे उसके लिए इस्तेमाल होता था। बाद में फिर नए नए ड्रग आने की वजह से मिथिलिन ब्लू का इस्तेमाल बहुत कम हुआ, लेकिन कोविड जब शुरू हुआ तो लोगों ने फिर मिथिलिन ब्लू की तरफ देखना शुरू किया कि क्या मिथिलिन ब्लू भी कोविड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर काफ़ी यूएस वगैरह में रिसर्च हुआ और पता ये चला कि मिथिलिन ब्लू एक बहुत ही अच्छा एंटीवायरल ड्रग है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 2019 के आउटब्रेक में मिथिलिन ब्लू का इस्तेमाल हुआ था। उस क्लू को लेकर हमने लंपी स्किन डिसीज का जब आउटब्रेक हुआ था तो उस वक्त हमने फिर मिथिलिन ब्लू का इस्तेमाल करना कैटल में शुरू किया और हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन एक ही प्रॉब्लम था, वो ये था कि जो ये मिथिलिन ब्लू है ये सिर्फ देने के बाद में 5 या 6 घंटे बॉडी में रहता था, और आधे घंटे के बाद में अगर आप जिसको आपने मिथिलिन ब्लू दिया है उसका अगर आप पेशाब देखेंगे तो ब्लू कलर का पेशाब नज़र आता था। इसका मतलब ये है कि जो पेट में जो गया है, जो ब्लड में गया है, वो बाहर रैपिडली निकल भी रहा है। तो उसको फिर हम लोगों ने रिसर्च किया कि इसको हम किस तरह से इसकी जो बॉडी की जो सर्कुलेटिंग लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं। तो एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक बड़े बड़े नामवर साइंटिस्ट है डॉक्टर अफसार अहमद, उनके साथ जब बातचीत हुई तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि हम इसको नैनोटाइज करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम नैनो मिथिलिन ब्लू में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जिससे इसकी जो लाइफ है वो बढ़ेगी और इसकी जो एफिशिएंसी इफिकेसी है वो भी बढ़ेगी। अब उनका जो तरीका है नैनोटाइज करने का वो बड़ा अजीब किस्म का है। उन्होंने बड़े जो हिमालय वगैरह इस टाइप के जो माउंटेन्स है वहाँ से इन्होंने कुछ फंगल कल्चर्स लेकर आए। फंगस जो होती है ना, जो जिसको आप फफूंदी जो बोलते हैं, तो इस टाइप के कल्चर उन्होंने लेकर आए। वो कल्चर को प्यूरिफाई करके वो टेस्ट ट्यूब में या बड़े पेट्री डिश में उसको कल्चर करते हैं, और उसकी खासियत ये है कि उसमें आप कोई भी चीज़ अगर डालते हैं, जैसे आपने सिल्वर डाल दिया उसमें, तो वो सिल्वर को नैनो पार्टिकल सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है। आपने कॉपर डाला तो उसको नैनो कॉपर में कन्वर्ट करता है। मिथिलिन ब्लू उसमें डाला तो आप उसको वो नैनो मिथिलिन ब्लू में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है। इसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल कर रहे, कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जो नेचुरल जो है वो उसको कन्वर्शन कर रहा है। तो उसका इस्तेमाल करके ये नैनो मिथिलिन ब्लू जो एंटीवायरल ड्रग है वो उन्होंने बनाया और वो अब जो है तो मार्केट में अवेलेबल है। शायद आप तक भी ये पहुंचा होगा। तो आप नैनो मिथिलिन ब्लू, इसकी खासियत ये है कि उतना ही एफिशिएंट है जब आप इसको ओरल देते हैं, पानी में मिलाकर जब देते हैं तो उतना ही एफिशिएंट है जितना आप इसको आईवी देंगे या ब्लड में देंगे। तो एज एन एंटीवायरल आप इसको आप मिथिलिन ब्लू को क्वारंटाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोगों को ये बताते हैं कि आप जैसे आपने 3 दिन के लिए आपने जो एंटीबायोटिक है उसका इस्तेमाल किया, पहले 2 दिन आपने, पहले 3 दिन आपने डिवर्मिंग किया, तो 3 + 3 6 डेज में से आप 5 दिन निकालिए और 5 दिन आने के बाद से मिथिलिन ब्लू पानी में डालकर दिन भर वही पानी पीने के लिए आप दीजिए क्वारंटाइन में, और उसके बाद में एंटीबायोटिक है वो दे दीजिए, आप डिवर्मिंग कर दीजिए। तो पहला जो 7 दिन का जो कवरेज है वो आपका ये कवरेज ये हो जाएगा। इसमें जो सारे नए इन्फेक्शन आ रहे हैं वो नए इन्फेक्शन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। अब इसके बाद में आपको वैक्सीनेशन शुरू करना है। वैक्सीनेशन के अंदर आपको फुट एंड माउथ डिजीज़ का वैक्सीनेशन करवाना है। अभी देखिए कि फुट एंड माउथ का जो प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल है फुट एंड माउथ तो सभी लोगों को शायद नाम तो सुना होगा, आपने केसेस भी देखे होंगे, राइट। फुट एंड माउथ जिसमें मुंह में छाले आते हैं, बुखार आता है और पैर में छाले आते हैं, हाँ, और जानवर लंगड़ता है। वो ये पहले जब बीमारी आई थी हिंदुस्तान में तो एफएमडी का बड़ा हैवाक था गाय में और उसमें, लेकिन अब
बार बार वैक्सीनेशन करने की वजह से उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गोट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फुट एंड माउथ का। और फुट एंड माउथ का प्रॉब्लम इसलिए है कि 5 और 7 दिन में तो शायद जो जानवर है वो ठीक ठाक हो जाता है, उसके मुंह के जो अल्सर्स है वो कम हो जाते हैं, लेकिन पैर के जो अल्सर्स है वो कम नहीं होते। पैर का खुर निकलना शुरू होता है, पैर की ओवर ग्रोथ होती है, जानवर लंगड़ाने लगता है, बराबर खड़े नहीं रह सकता, बराबर खा नहीं सकता। और दूसरी उसकी इम्यूनिटी ब्रेकडाउन होने की वजह से उसकी जो जनरल का जैसा डेंगू में होता है ना कि डेंगू एक बार हो जाए तो फिर 1.5-2 महीने 3 महीने तक उसका कुछ न कुछ बीमारी चलते रहती है, तो उसी टाइप की इसके अंदर भी वो फुट एंड माउथ डिसीज में भी इसी तरह से होता है। तो आपको फुट एंड माउथ डिसीज का वैक्सीनेशन सबसे पहले आपको करना है। और फुट एंड माउथ डिसीज का जब वैक्सीनेशन करेंगे तो 2 टाइप के वैक्सीन अवेलेबल है बाजार में। एक तो फुट एंड माउथ डिसीज के अंदर जो फुट एंड माउथ का जो वायरस है उसी का है, और दूसरा एक वैक्सीन है जिसके अंदर HSV मिला हुआ है। वो दोनों अगर आप साथ में अगर कर लेते हैं तो HSV कवर होता है। लेकिन मेरा एडवाइस आपको ये रहेगा कि देखिए, जब 2 या 3 वैक्सीन मिलाकर आप जब करेंगे तो बॉडी का जो रिस्पांस रहेगा वो रिस्पांस भी 3 चीज़ों में बढ़ जाएगा। जब 3 चीज़ों में बढ़ेगा तो जो इम्यूनिटी जो 100 आनी चाहिए वो फिर 33 ऐसे आएगी। तो इसलिए आप जब पहला FMD वैक्सीनेशन आप जब भी करते हैं तो आप सिंपल FMD वैक्सीनेशन करिए, कंबाइन HS के साथ मत करिए। उसके 3 दिन के बाद में आप HS का वैक्सीनेशन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे HS की बीमारी इतनी ज़्यादा गोट के अंदर कॉमन नहीं है, इसलिए आप अगर ना भी करेंगे तो HS का चलेगा, लेकिन आपको PPR का वैक्सीनेशन करना है। PPR भी एक बड़ी भयंकर टाइप की बीमारी है जो एक बार अगर हो जाए तो इसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। और ये बीमारी उमूमन ऐसे पशु को होती है जिनको कभी भी PPR का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और ख़ासकर आप देखेंगे कि जब ईद का टाइम आता है, जब ट्रांसपोर्टेशन में जब जानवर दूर दूर से जब आते हैं तो उनके अंदर जो PPR है वो PPR के सिम्टम्स आपको देखना शुरू करेंगे। सिम्टम्स उसके ये है कि निमोनिया है, हाई फीवर है और पहने लगेंगे, उसको लूज मोशन होंगे, उसको पतले पहने होंगे उसको, और आप कुछ भी देंगे तो वो रिकवर जल्दी नहीं होते, इसलिए कि वो वायरल इन्फेक्शन है। उसमें भी हम लोगों ने जो मिथेलिन ब्लू है वो ट्राई किया है, और जो अर्ली केसेस है PPR के वो अगर आप मिथेलिन ब्लू अगर उनको देते हैं तो वो ट्रीट होते हैं। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट के बाद में अगर वो PPR का वायरस अगर लेकर आया होगा और आप जो 5 दिन का मिथेलिन ब्लू जो आप दे रहे हो वो 5 दिन के मिथेलिन ब्लू से वो कवर हो जाएगा, आपको बीमारी नहीं होगी। तो ये 2 वैक्सीनेशन आपको करना है, और ये 2 वैक्सीनेशन करने के बाद में आपको जो है तो फिर उस पशु को ट्रांसफ़र करना है अपने नॉर्मल फ्लॉक में, जब तक आप उसको बिल्कुल अलग रखेंगे। क्वारंटाइन में जो आपका जो आदमी जो काम करेगा वो पहले सारे के सारे पशु का अगर अलग से नहीं है, वो अगर आप एक अलग से आदमी रख सकते हो कि जो सिर्फ क्वारंटाइन में आने वाले जो जानवर है उनकी देखरेख करेगा, खिलाएगा, इंजेक्शन देगा और वो दूसरी जगह नहीं जाएगा, तो वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। वो अगर पॉसिबल नहीं है तो उसने बाकी के जो सारे पशु हैं उनका जो मैनेजमेंट है, फीडिंग है, वो उसने पहले करना चाहिए और सबके लास्ट में क्वारंटाइन के अंदर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो क्वारंटाइन में जाके ये सारी चीज़ें करें और फिर वहाँ की बीमारी लेकर बाकी जो फ्लॉक है उसमें जाके उसको फैलाएं। तो ये चीज़ आपको कवर करनी है। तो ये हो गया पहला मसला जो होगा आपका क्वारंटाइन का। अब जहाँ जहाँ हमने ये क्वारंटाइन का सिस्टम इस्टेब्लिश करवाया है वहाँ पर बहुत सारे जो डिजीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिजीज़ के प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व हुए। अब प्रॉब्लम उसमें एक ही रहता है कि आपने क्वारंटाइन आपने किया, उसके बाद में इसमें डाला और आपके पास जो पशु आ रहे हैं वो एक एक दो दो आ रहे हैं। तो ये सिस्टम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपके पास जब एक एक दो जब आएंगे तो आपको मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए कि हर एक का 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड अलग आपको याद करना पड़ेगा कि ये किस दिन आया था, इसके 14 दिन का ख़त्म होने वाले, उसके बाद में किसको क्या वैक्सीनेशन करना है। तो उसके लिए अगर आप देखिए कि एक ऐसे सिस्टम अगर आप डेवलप कर सकते हैं कि भाई हम हर 7 दिन में एक ही दिन जानवर को अंदर लेंगे या हर 14 दिन में ही हम जानवर को एंट्री लेंगे, तो ये सबसे फिर बढ़िया सिस्टम रहेगा और ये आप इसको अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं। वैक्सीनेशन जब करते हैं तो वैक्सीनेशन में सारे एनिमल्स का वैक्सीनेशन अगर करेंगे, तो वैक्सीनेशन 2 टाइप के होते हैं।
एक तो वैक्सीनेशन ऐसा होता है कि जैसा मैंने वैक्सीनेशन किया, अब मैंने जो वैक्सीन लिया हो वो मुझे बीमारी ना हो इसके लिए लिया। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं कि जब मैं वैक्सीनेशन ले रहा हूँ तो न सिर्फ मुझे बीमारी हो बल्कि बाकी लोगों को भी बीमारी है, उस टाइप का वैक्सीनेशन। आपको पता है कि पोलियो का वैक्सीन एक ही दिन में सारे हिंदुस्तान में क्यों होता है? एक ही दिन में रेलवे स्टेशन से लेके, स्कूल से लेके, सड़क से लेके, हर जगह सिर्फ एक ही दिन सारे बच्चों को पोलियो का वैक्सीनेशन करवाया जाता है। क्या वजह है? वजह यह है कि अगर हमको बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना है तो जितने सारे के सारे जो ऐसे जो बच्चे हैं जिनमें पोलियो हो सकता है उस एज ग्रुप के सारे बच्चों का जो इम्यूनिटी लेवल है वो एक जैसा हो। ऐसा ना हो कि एक का जनवरी में 10 बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है, मार्च में 10 बच्चों का हो रहा है, फिर 10 बच्चों का कोई अलग टाइम पर हो रहा है, तो हर एक की इम्यूनिटी लेवल अलग अलग रहेगा और फिर वायरस कभी भी उस पॉपुलेशन में से नहीं जाएगा। वही चीज़ जानवर में भी लागू होती है। अगर आप अपने सारे पशुओं का वैक्सीनेशन अगर एक टाइम पर सारे के सारे अगर करते हैं तो आपके पास की जो बीमारी है वो बीमारी को हम बोलते हैं स्टम्प आउट। ये बीमारी आपके खुराक से बिल्कुल चली जाएगी। लेकिन आप अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर अगर आप वैक्सीनेशन करोगे तो जिसको वैक्सीनेशन किया है उसको तो बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे जो उसके साथी जो पशु है उनको बीमारी नहीं होगी। तो यूएस में तो ये सिस्टम है कि जैसे मेरे पास अगर 500 गाय है और मैं अगर 10 नई गाय लेकर आ रहा हूँ अपने प्लॉट में, तो क्वारंटाइन के बाद में भी मैं सारे के सारे 500 पशुओं को फुट एंड माउथ डिसीज़ का वैक्सीनेशन करूँगा ये 10 के, ताकि सारे के सारे जो जानवर हैं उनका जो इम्यूनिटी लेवल है वो इम्यूनिटी लेवल एक ही तरह का रहे। क्या वो तो पॉसिबल नहीं होगा आपके पास, लेकिन समझकर क्वारंटाइन में जो आने वाले जो पशु है अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड में अगर आप लेते हैं तो आप जो है तो ये वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है, वर्मिंग का जो शेड्यूल है, डिवर्मिंग का शेड्यूल है, इसको आप अच्छी तरह से फॉलो कर पाएंगे। अगर आप क्वारंटाइन का ये मैंने जो सिस्टम बताया वो सिस्टम अगर आप कर पाएंगे तो मान लीजिए आपने 75% आपकी जो हेल्थ की जो जंग है वो जीत ली, क्योंकि नई जो बीमारी है वो नई बीमारी आप अंदर नहीं आने दे रहे, वो अपने नए जो पशुओं में आप नहीं जाने दे रहे, तो आपकी जो तो सबसे बड़ी जंग आपने पता कर ली है। अब सवाल आता है कि अब जो डे टू डे में आपका जो खिलाई पिलाई है उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको आपका जो टारगेट है वो ये है कि आपके जो पशु है वो उनमें ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। ग्रोथ यानी उनका जो बॉडी वेट है वो बॉडी वेट उनका बढ़ना चाहिए। अब बॉडी वेट अगर बढ़ना है, बॉडी वेट अगर बढ़ना है तो बॉडी में जो ग्रोथ आती है वो दो चीज़ों की वजह से आती है। एक तो ये है कि आप जो प्रोटीन खिला रहे हैं वो प्रोटीन मसल्स बनते हैं, बॉडी मास मसल्स अगर आपको बनवाने हैं तो आपको अच्छे टाइप का प्रोटीन आपको खिलाना पड़ेगा, और उसको प्रोटीन को अगर डाइजेस्ट अच्छी तरह से करवाना है और उसको मसल्स में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया कि अब इनका जो प्रोटीन जो आ रहा है वो आपने जो प्रोटीन दिया है वो प्रोटीन नहीं आ रहा है, ये माइक्रोवेव प्रोटीन आ रहा है, बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है वो आ रहा है। मानिए मैंने सोयाबीन का प्रोटीन उनको खिलाया तो सोयाबीन का प्रोटीन तो बन गया बैक्टीरिया का प्रोटीन, और अब बैक्टीरिया का प्रोटीन जाके डाइजेस्ट होगा और वो बनेगा गोट का प्रोटीन। तो ये इनडायरेक्ट जो सिस्टम है ये इनडायरेक्ट सिस्टम हो रहा है। तो ये सिस्टम को फॉलो करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत रहती है, एक तो एनर्जी और दूसरा प्रोटीन। और इसमें जो रेशो है एनर्जी का और प्रोटीन का उसको आपको मेंटेन करना है, क्योंकि बाकी की जो सारी जो ग़िज़ाइयत है वो ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी लगती है। तो अगर आप सिर्फ प्रोटीन दे रहे हो और एनर्जी नहीं दे रहे हो तो प्रोटीन का डाइजेशन बराबर नहीं होगा, उससे ज़्यादा नुकसान होगा। वो नुकसान ये होता है कि ये जो रूमिनेंट है इनका जो पहला जो पेट है वो पहले पेट में जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो उसमें बनता है नाइट्रोजन। प्रोटीन का क्या बनता है? नाइट्रोजन। और वो नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया है वो कैप्चर करते हैं और वो अपने बॉडी का प्रोटीन बनाते हैं। अब अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खिला रहे हो, ज़्यादा नाइट्रोजन बन रहा है और वो नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया है वो
कैप्चर नहीं करवा पा रहे, वो एक्सेस है, उनको उतनी ज़रूरत नहीं है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये जाएगा लीवर में, और ये लीवर में जाने के बाद बनेगा यूरिया, और बॉडी के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ेगा। अब यूरिया कहाँ ज़्यादा रहता है? पेशाब में। क्योंकि पेशाब का जो यूरिया है वो यूरिया का बिल्डअप हो रहा है बॉडी में, बॉडी के कैविटीज़ में, और यूरिया टॉक्सिक है। उस वजह से फिर जो वुमेन की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, यूट्रस की एक्टिविटी कम हो जाती है, ब्लैडर की एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए कि यूरिया इफेक्ट करता है सारे फूड में। तो आपको प्रोटीन ज़्यादा नहीं खिलाना है। तो मैं आमतौर पर ये देखता हूँ कि लोगों की समझ है कि अच्छी ग़िज़ा मतलब अच्छा प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन ना। इनकी जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खिलाना है, और उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एनर्जी भी देना है। अब आप कितने प्रोटीन खिलाएंगे? आपके पास जो बक्स है, आपके पास जो गोट है जो दूध देने वाली है, या जो छोटे बच्चे हैं, उनमें प्रोटीन का फीड में क्या प्रमाण होना चाहिए ये आपको समझना है। वरना लोग लेकर आते हैं फीड और बताते हैं मेरा 30% प्रोटीन है, 36% प्रोटीन है, 28% प्रोटीन है। आप समझते कि 28% प्रोटीन का मतलब बड़ा अच्छा प्रोटीन होगा, और आप उसको खिलाने की कोशिश करते हैं बजाय फ़ायदे के नुकसान। जो बक्स है आपके, जो मेल है, जो पलाई के लिए आपके पास आए हैं, बकरे जो पलाई के लिए आपके पास आए हैं, उनमें 12 से 14% से ज़्यादा फीड में प्रोटीन नहीं चाहिए। कितना? 12 से 14। जो छोटे बच्चे हैं, किड है, जो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के हैं या 9 महीने तक हैं, उनमें आपको 14 से 16% प्रोटीन आपको खिलाना है। थोड़ा वहाँ प्रोटीन आपको ज़्यादा लगता है। और मैं ये जो प्रोटीन की बात कर रहा हूँ वो टोटल फीड का 12% है। और जब टोटल फीड का जब कैलकुलेट करेंगे तो हरी पत्ती का प्रोटीन भी आ जाएगा, आप जो बासकी के जो कॉन्सेंट्रेट फीड कर रहे हैं उसका प्रोटीन, ये टोटल प्रोटीन जो है, ये टोटल प्रोटीन का जो ग़िज़ाइयत है वो 12 से 14% है। उससे ऊपर आप नहीं जाएंगे। उससे ऊपर अगर जाएंगे और ऐसे बक्स का अगर आप ब्लड सैंपल अगर भेजेंगे लैब में तो पता चलेगा कि इनके लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो काफ़ी बढ़े हुए हैं। 50 होने चाहिए, 300 का रिजल्ट आ रहा है, 400 का रिजल्ट आ रहा है। उसकी वजह है कि इनके लीवर को टॉक्सिसिटी वो यूरिया की हो रही है, इसलिए कि जो नाइट्रोजन को लीवर को जो यूरिया में कन्वर्ट करना है वो कन्वर्ट करने में इसकी टॉक्सिसिटी हो रही है। तो आपको प्रोटीन का जो पूरा के पूरा आपका जो भी न्यूट्रिशन वाला होगा उससे जब आप बात करेंगे तो उससे आपको ये बताना है कि मेरी जो टोटल मैं ग़िज़ा खिला रहा हूँ, यानी हरी पत्ती से लेके जो जो चीज़ आप खिला रहे हो उस सारे के सारे में कितना % प्रोटीन आ रहा है वो कैलकुलेट करके उससे आप मालूम करना चाहिए। तो बक्स के अंदर 12 से 14% आया, और उसके बाद में बकरी एक छोटे बच्चे हैं तो उसमें 16% आया, और जो बकरी अगर है तो उसमें 14% प्रोटीन तक आप उसको दे सकते हैं। तो ये हो गया आपके प्रोटीन का। अब एनर्जी का सवाल आता है कि एनर्जी आप किस तरह से देंगे। तो जो ग़िज़ा जो रहती है इनकी गोट की, इसमें 2 टाइप के एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। ठीक चल रहा है? मैं जो बात कर रहा हूँ समझ में आ रही है? ठीक है ना? क्या और कुछ थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाऊँ आप देखिए कि अदरवाइज मैं बात करते रहूँ, अगर आप तक वो मैसेज अगर नहीं पहुँच रहा है तो फिर मतलब नहीं है। ठीक है, जो स्टेप वाइज जो हम लोग चल रहे हैं समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा हाथ उठाइए एक बार सब लोग। चलिए, गुड, थैंक यू। अब आई है बात एनर्जी पर। तो एनर्जी जो देंगे तो एनर्जी क्या है, एनर्जी कहाँ से आती है? तो हमारे में और पशुओं में जो एनर्जी जो आती है वो 2 सोर्सेज से आती है। एक तो हम जो शक्कर खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ना, उससे आती है, और दूसरी आती है फैट से। ये 2 चीज़ें एनर्जी सप्लाई करती है। फैट जो है तो वो डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई करता है, और वो जो है जब सप्लाई करेगा तो उसकी भी एक लिमिट होती है फैट के एनर्जी सप्लाई की। क्योंकि जब फैट एनर्जी सप्लाई करता है तो उसके साथ में उसके जो बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं जिसको कीटोन बॉडीज बोलते हैं वो हार्मफुल होते हैं। तो आप फैट जब देंगे तो एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर आप रूमिनेंट्स को फैट के ऊपर नहीं जा सकते, और वो लिमिट जो है तो वो है 5%। टोटल ग़िज़ाइयत का 5% से ज़्यादा आप फैट नहीं दे सकते। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा जो कंफर्टेबल फिगर है वो है 4%। 5 हाई लेवल है। अगर आपको लगता है कि आपके पास फिर भी एनर्जी को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप 5% तक जा सकते हैं। अदरवाइज
4% अगर आप फैट रखते हैं तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से आप उसको मैनेज कर पाते हैं। अब फैट का जो इशू है वो ये है कि अभी फैट आप कहाँ से देंगे। फैट के जो सोर्सेस है वो जैसे मक्का है उसमें कुछ फैट है, सरकी की पेंड है उसमें कुछ फैट है ना, सोयाबीन दे रहे हो उसमें कुछ फैट है, कॉटन सीड जो दे रहे हो आप उसमें फैट है, कॉटन सीड केक है उसमें दे रहे हो। अब जो फैट आ रहा है ये फैट जो है तो बाकी चीज़ों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब आप सोयाबीन देंगे तो सोयाबीन में 35% प्रोटीन भी है, उसके अंदर 12% फाइबर भी है, उसके अंदर स्टार्च भी है और उसके अंदर फैट भी है। तो आपको एडजस्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है वहाँ पर कि हम किस तरह से 4% ऐड करें, क्योंकि 4% ऐड करने में कभी प्रोटीन बढ़ जाता है तो कभी कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है। तो उसके लिए बाज़ार में जो फैट अवेलेबल है जिसको हम लोग बाईपास फैट बोलते हैं, वो बाईपास फैट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बाईपास फैट होती है वो 99 to 100% फैट होती है। तो आपको ये तय करना है कि आपके पास में जो फीड का फार्मूलेशन है उसमें से कितना फैट जा रहा है। अगर समझिए 3% फैट जा रहा है तो आप 1% बाईपास फैट को ऐड करेंगे। 3.5% जा रहा है तो आप 0.5% या 1.5% बाईपास फैट आप ऐड करेंगे। इस तरह से फैट का आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी फैट के ऊपर मत जाइए। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जो है तो तेल का इस्तेमाल करते हैं। तेल भी लिपिड है, फैट है। और ये उमूमन ये सवाल पूछा जाता है कि हम तेल का इस्तेमाल करें क्या, या स्टेरिक जो बाकी के जो फैट आते हैं है ना, फैट में और तेल में फ़र्क है। तेल लिक्विड रहता है और बाकी का जो फैट है वो सॉलिड रहता है, फ्लेक्स में आता है। तो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तेल इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब आप कोई भी अगर एनिमल न्यूट्रिशन की बुक अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि जहाँ तक हो सके तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि तेल क्रूड फाइबर को कोट करता है, क्योंकि तेल है वो, और वो क्रूड फाइबर को जब कोट करेगा तो क्रूड फाइबर के डाइजेशन के अंदर फर्क पड़ेगा। और इनमें जो एनर्जी, जो मैंने शुगर जो बोला हूँ, शुगर का जो सोर्स है एनर्जी का, वो इन जानवरों में क्रूड फाइबर है। क्रूड फाइबर जो ग्रास का जो प्लांट है उसके जो सेल वॉल है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो इनका मेजर सोर्स है शुगर का। हमारे जैसा नहीं है कि हम जो शक्कर मिला के जो खा रहे हैं, वो इनका जो है तो वो शुगर सोर्स नहीं है, इनका क्रूड फाइबर सोर्स है। और क्रूड फाइबर के सोर्स में अगर तेल डालेंगे और उसमें अगर कोटिंग अगर होगी तो फिर उसकी क्रूड फाइबर पर असर पड़ेगा। तो उसका एक बीच का जो उसका जो सोल्यूशन ये है कि आप 50 ml अगर आपको तेल इस्तेमाल ही करना है। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे हम तो 25 साल से हमारे बाप दादा इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप क्या बात कर रहे हो। अगर आप इस टाइप का अगर आपको फिर भी लगता है कि वो हमारी जो प्रथा है उसको अभी माँ बाप दादा की जो भी है उसको भी आगे भी चलाना है, तो 50 ml से ज़्यादा तेल का इस्तेमाल मत करिए। उससे ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप बाईपास फैट वगैरह का इस्तेमाल करिए। तो ये होगी बात फैट की। अब आइए एनर्जी की बात। जैसे मैंने बताया कि एनर्जी का जो सोर्स है, जो दूसरा सोर्स है वो है शुगर। शुगर का मतलब ये शक्कर नहीं, शुगर का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के जो ये जानवर है उनके लिए एक सबसे बड़ा सोर्स है क्रूड फाइबर, सेल वॉल। इसलिए और इनका जो पेट जो बना है वो बाकी मक्का वक्का खाने के लिए नहीं है। गेहूँ मक्का वगैरह जो खिला रहे हैं वो हम हमारी लालच में खिला रहे हैं, है ना। हमको इनको तगड़ा करना है, मोटा करना है, इसके लिए हम आर्टिफिशियली उसको जो तो ये जो चीज़ें उनके पेट जो जिस चीज़ के लिए उनका पेट नहीं बना है वो हम खिलाने की उनको कोशिश कर रहे हैं। तो इनका जो पहला जो पेट है वो है क्रूड फाइबर को और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, और उसके बिना इनकी कोई भी फीडिंग मुकम्मल नहीं। कोई अगर ये बोले कि मैं इनको एक पत्ती भी ग्रास नहीं खिलाऊंगा और सारा के सारा मैं इनको जो मेरा फीड है वो फीड अगर खिलाऊंगा तो इनकी जो है तो सेहत पे इसका बहुत असर पड़ेगा। एसिडोसिस वगैरह बाकी के बहुत सारे इसमें फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपका जो फीड फार्मूलेशन है वो इस तरह से होना चाहिए। और दूसरा ये कि फीड फार्मूलेशन जब करते हैं तो कॉस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आपकी जो 80% जो मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है वो फीड है। तो फीड के ऊपर आपको तो बिल्कुल ऐसी नज़र रखनी चाहिए, चील की नज़र जिसको बोलते हैं, कि इसमें से एक पैसे का भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, और जो इनको चाहिए वो इसमें से मिलना भी चाहिए। तो जहाँ तक हो सके फीड फार्मूलेशन में मैक्सिमम आपको जो एनर्जी पुश करनी है वो करनी है आपको थ्रू क्रूड फाइबर ग्रास के। तो जैसे आपकी जो हरी पत्ती है या अल्फाल्फा है
अब गोट के अंदर कैसे है कि इनका जो सिस्टम है उस सिस्टम में इनको ड्राई ग्रास ज़्यादा अच्छी चलती है। बाकी के जो गाय वगैरह है इनको हम ग्रीन, जैसा बरसीम है, लूसन है ना, ये चीज़ें ग्रीन खिलाते हैं इनको। ये ग्रीन खिलाने की वजह ये है कि ग्रीन जब होता है, जब इसके अंदर 60% या 65% जब पानी जब होता है ग्रास के अंदर, तो चाव होती है जिसको हम पैलेटेबिलिटी बोलते हैं, तो उसको चबाने में और उसको टेस्ट के अंदर गाय को और भैंस को वगैरह को अच्छा लगता है, इसलिए वो ज़्यादातर ग्रीन ग्रास की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। बकरियों में ऐसा है कि ये पत्ता इस्तेमाल करती है, इसलिए कि इनको अपने फीड के अंदर कम मॉइस्चर का फीड चाहिए, इसलिए आप जो हरी पत्ती वगैरह खिलाते हैं आप देखिए उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है, उसमें ज़्यादा तो ड्राई मटर है। तो अगर आपको दूसरा भी सोर्स का, जैसा बरसीम भी आपको देनी है या अल्फाल्फा लूसन वगैरह है उसका भी देना है, तो आपको हे देना पड़ेगा। हे और ग्रास में फ़र्क ये है कि हे सूखा होता है और ग्रास जो होती है वो हरी होती है। उसी ग्रास को जब आप सन में या किसी और अपना सोलार ड्रायर में डाल के जब उसको ड्राई करते हैं तो वो हे बन जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनको हे खिलाना है। और उसके बाद में जो डाइजेशन है, वो डाइजेशन के लिए अब नया जो रिसर्च हो रहा है उसमें ये पता चल रहा है कि अगर डाइजेशन अगर अच्छा करना है तो डाइजेशन के लिए आंत में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज की जो हम लोग जो जैसा ग्लैक्सोज डी, ग्लूकॉन डी वगैरह जो बाजार में मिलता है ना, वो मिलता है तो हम उसको अपना पानी में मिला के, दूध में मिला के पीते हैं और फिर एकदम लगता है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, एनर्जी आ गई है। तो ग्लूकोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इवन गोट में भी, गाय में भी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप अगर समझिए इनको ग्लूकोज दे रहे हो या शुगर केन जूस दे रहे हो या शक्कर दे रहे हो, तो ये सारी की सारी जो शक्कर है, जो यानी जिसको रिफाइंड शुगर बोलते हैं या आइसोलेटेड शुगर जिसको बोलते हैं, प्यूरिफाइड शुगर जिसको बोलते हैं, वो अगर इनको आप देते हैं तो ये इनके पहले पेट में जाने के बाद में जो बैक्टीरिया जो है वो इसको फर्मेंट करते हैं और बनता है इसका प्रोपियोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। 3 अलग अलग टाइप के एसिड बन जाते हैं। अब जब एसिड बनेंगे तो रूमेन की एसिडिटी बढ़ने वाली है। अब रूमेन की जो एसिडिटी है वो रहनी चाहिए बिटवीन 6.2 to 6.4। इससे नीचे भी जाए तो प्रॉब्लम, इसके ऊपर भी जाए तो प्रॉब्लम। तो मालूम ही हुआ कि आपको जो रिफाइंड शुगर है एज ग्लूकोज, एज कार्बोहाइड्रेट, नॉन सेल्यूलोज जो सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट के, वो खिलाने की एक लिमिट है, इसके ऊपर आप जा नहीं सकते। आप अगर उनको ग्लूकोज भी अगर देंगे तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा प्रोपियोनिक एसिड में, ये प्रोपियोनिक एसिड जाएगा लीवर में, वहाँ कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, और फिर वो ग्लाइकोजन से बनेगा ग्लूकोज, और फिर वो ग्लूकोज जो है तो बॉडी के अंदर आएगा। फिर वो ग्लूकोज की जो आवश्यकता है, वो ग्रोथ हार्मोन बनना है तो उसके लिए लगेगा ग्लूकोज, है ना। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसके लिए लगेगा ग्लूकोज, बाकी के जो एंजाइम्स बनने हैं जिससे मसल्स वगैरह बनेंगे उसके लिए ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो कैसा है कि जैसे हमारी रुपया करेंसी है, वैसे बॉडी की एनर्जी की करेंसी ग्लूकोज है। और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है वो एटीपी में, और एटीपी जैसा बैंक में जाके आप बोलते हैं कि ये ले पैसा दे पैसा, ये ले चेक दे पैसा। तो जो ड्राइविंग जो फोर्स है, जो भी फंक्शनिंग जो होती है सिस्टम की, वो ग्लूकोज और एटीपी की वजह से होती है। तो ग्लूकोज की इंपॉर्टेंस है, मगर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अब आप जब ग्लूकोज पिला रहे हो तो ग्लूकोज बनकर नहीं जा रहा है बॉडी में। तो इसके लिए बहुत सारे रिसर्च इस पर हुए, और इसमें से एक जो सोल्यूशन जो निकला है वो ये है कि अगर हम शुगर को, जो पहला पेट है जिसमें वो प्रोपियोनिक एसिड बन रहा है, वहाँ से उसको हम बाईपास कर दें और वो सीधा इंटेस्टाइन में जाके अगर खुले तो वहाँ वो ग्लूकोज बनेगा। इसको बोलते हैं रूमेन बाईपास ग्लूकोज या रूमेन बाईपास कार्बोहाइड्रेट। तो अब इस टाइप के भी रिसर्च के जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है, जिसको हम लोग इंटेस्टाइन टारगेटेड ग्लूकोज बोलते हैं। मेरा जो पिछला जो 25 साल का जो रिसर्च रहा है, जैसे शाकिर भाई ने बताया था कि न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर वगैरह में, उसमें सारा के सारा जो मेरा रिसर्च का जो फोकस रहा है वो है टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम या न्यूट्रिएंट डिलीवरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि समझिए कि एक पशु को निमोनिया है, तो मैं अगर कोई एंटीबायोटिक दे रहा हूँ तो वो सिर्फ लंग्स में ही जाना चाहिए, बाकी और ऑर्गन में नहीं जाना चाहिए। अगर लीवर की बीमारी है, मैं कोई अगर दवा दे रहा हूँ तो वो सिर्फ लीवर में जानी चाहिए, बाकी जगह पे जाएगा तो अननेसेसरी है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो इस टाइप का जो टारगेटेड जो डिलीवरी सिस्टम है, वो डिलीवरी सिस्टम की जो टेक्नोलॉजीज है उसको इस्तेमाल करके रूमेन को बाईपास किया जा सकता है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बाईपास करके इंटेस्टाइन में उनको इंटेस्टाइन के अंदर आप डायरेक्टली डिलीवर जब करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बनेगा। तो बात चल रही थी हमारे के रूमेन बाईपास न्यूट्रिएंट और ये एक नया एक कंसेप्ट आया है कि ऐसी चीज़ें जो डिग्रेड होती है रूमेन में उसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं। जैसे फैट है अगर है उसको बाईपास कर सकते हैं, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है उसको बाईपास कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि प्रोटीन है, अब प्रोटीन में भी यही प्रॉब्लम है कि प्रोटीन हम जब खिलाते हैं तो रूमेन के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन से कन्वर्ट हो रहा है माइक्रोवेल प्रोटीन में, फिर वो इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो अगर मैं बहुत अच्छा कोई अगर प्रोटीन दे रहा हूँ तो प्रोटीन की तो शक्ल ही बदल रही है ना जब तक वो इंटेस्टाइन में जाए। तो वहाँ भी फिर इस टाइप का जो बाईपास जो सिस्टम है वो बाईपास सिस्टम को इस्तेमाल करके प्रोटीन को भी बाईपास कर सकते हैं। तो उस टाइप का एक जो फार्मूलेशन है वो फार्मूलेशन हम लोगों ने एक बनाया है जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे है। इंशाल्लाह हम लोग जो है तो अभी ब्रेक लेंगे इसलिए कि अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, तो आप लोग मगरिब की नमाज वगैरह के लिए हम लोग चलते हैं। नमाज के बाद जब आएंगे तो हम फिर ये जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन और इसके टेक्निक से और क्या क्या कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। और उसके बाद में फिर कुछ जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम क्या किस तरह से एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, कौन से एंटीबायोटिक पहले यूज़ करना चाहिए, जनरल टॉपिक पे बात करेंगे। और बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे ताकि आप अपने जो सवालात है अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको आप हमारे तक पहुंचाएंगे तो उसमें क्या क्या करना चाहिए वो हम फिर बता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आज के पहले सेशन में हमारे सेमिनार के पहले सेशन में सर ने इन जनरल एक इन्फॉर्मेशन हमको दी कि गोट ट्रांसपोर्ट से लेके अभी हम लोग वैक्सीनेशन करते हुए क्वारंटाइन करते हुए फीड पे आए हैं। सर का जो सेकंड सेशन होगा इंशाल्लाह उस पर हम लोग कॉमन डिजीज़ कॉमन एलिमेंट्स वगैरह जो फार्म पे आते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और थर्ड सेशन हमने रखा है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का। अभी का ब्रेक हमने इसलिए लिए है कि जो लोग अभी हमको ज्वाइन किए हैं सेशन 1 के अंदर, मैं उनको बताऊं कि अभी यहाँ पे आप लोगों के लिए स्नैक्स का भी अरेंजमेंट है। जो लोग दूर से ट्रैवल करके आए हैं, कोई फ्रेश होना चाहता है, स्नैक्स का अरेंजमेंट है, जूसेस का अरेंजमेंट है, चाय का अरेंजमेंट है। आप लोग थोड़ा सा चाय वगैरह ले लो। 10 मिनट में इंशाल्लाह मगरिब की अजान होगी। नमाज का अरेंजमेंट यहाँ पीछे हमारे रिसेप्शन सेक्शन में किया हुआ है। जो नमाज़ पढ़ना चाहता है इंशाल्लाह वहाँ पे वो नमाज़ पढ़े। और 10-15 मिनट में मगरिब की नमाज़ जैसे ही फिनिश होगी इंशाल्लाह हम लोग सेकंड सेशन सर के साथ में स्टार्ट करेंगे। एक और अनाउंसमेंट जो मैंने स्टार्ट में सर के इंट्रोडक्शन के टाइम पे इसलिए नहीं बोला कि कुछ हमारे दोस्त ऑलरेडी रास्ते में थे, कुछ पलाई फार्म ओनर्स जो है वो रास्ते में थे, तो मैं चाहता था कि सब लोग यहाँ प्रेजेंट हो। हम लोगों के पास 2 से 3 कॉन्सेप्ट थे। पहला था कि सर से हम लोग सीखे कि कॉमन हमारे फार्म पे आने वाले डिजीज़ को लेके हमने कैसे मैनेज करना है। सेकंड था कि बहुत सारे फार्म ओनर्स को ये होता है कि कभी कभी ब्लड टेस्ट का रिक्वायरमेंट रहता है और हमने ब्लड टेस्ट नहीं कर पाते, तो हम लोगों ने आज हमारे एक पैथोलॉजिस्ट को भी यहाँ पे बुलाया हुआ है। मैं थोड़ी देर बाद सेकंड सेशन के बाद हमारे पैथोलॉजिस्ट को भी आपसे इंट्रोड्यूस करूँगा। आप उसका नंबर ले सकते हैं। कभी भी आपको आपके गोट का ब्लड टेस्ट करना है या और कोई चीज़ का टेस्ट करना है, जैसे सर ने स्टूल के बारे में बताया कि आप मिंगनी भी टेस्ट कर सकते हो, तो सर ने उस पैथोलॉजिस्ट को यहाँ बैठ के अभी 15 से 20 मिनट का गाइडेंस दिया है कि क्या रिपोर्ट देखनी है, कैसे देखनी है। तो आप उस पैथोलॉजिस्ट का नंबर भी बाद में ले लेना। आपको कभी चाहिए तो आपके फार्म पे आके इंशाल्लाह वो ब्लड सैंपल भी कलेक्ट करेगा। थर्ड, हम लोगों ने एक रेडियोलॉजिस्ट के लिए भी अरेंज किया है कि कभी किसी को अपने फार्म पे अगर एक्सरे वगैरह करना है तो रेडियोलॉजिस्ट आपके फार्म पे आके आपको एक्सरे वगैरह करके देगा इंशाल्लाह। उसके बारे में भी हम लोग सेकंड सेशन के बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एक शॉर्ट सेशन इसलिए ले रहे हैं कि सर भी थोड़ा सा चाय वगैरह पी के फ्रेश हो जाएंगे। आप लोग भी यहाँ स्नैक्स का अरेंजमेंट किया हुआ है, इंशाल्लाह आप लोग स्नैक्स वगैरह लो। और मगरिब की नमाज के बाद इंशाल्लाह हम लोग हमारे सेकंड सेशन के लिए फिर से एक बार इसी जगह पे मिलते हैं और आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।